मेरा नाम मानसी है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुआ था। पापा को बेटा चाहिए था। इस वजह से मेरे पैदा होते ही वे मेरी माँ को टॉर्चर करने लगे। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक रात उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। इसके बाद माँ मुझे लेकर लखनऊ आ गई और एक आश्रम में रहने लगी। उस वक्त मैं सिर्फ 5 या 6 महीने की थी। इसके बाद मम्मी ने दूसरे शख्स से शादी कर ली। मैंने उसी शख्स को अपना पापा माना क्योंकि बचपन से ही उन्हें पापा के रूप में देखा था। 3 साल की थी जब एक भाई हुआ, फिर 2 साल बाद एक बहन हुई। मैं भाई बहनों में बड़ी थी। मैं सबकी देखभाल करती थी। पापा दिन भर घर से बाहर रहते थे और देर शाम घर आते थे। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी माँ ने पापा से कहा कि इसका स्कूल में दाखिला करा दीजिए। इस बात से पापा नाराज हो गए। उन्होंने माँ से साफ साफ कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बात को लेकर माँ और पापा में लड़ाई झगड़े होने लगे। गुस्से में माँ ने पापा की साइकिल बेच दी और एक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। इसके बाद माँ ने पापा से कहा कि वह नौकरी करेगी और अपनी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी। उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी ढूंढ लिया। इस कारण पापा और माँ के बीच और ज्यादा लड़ाई और झगड़े होने लगे। पापा का कहना था कि आज तक हमारे घर की कोई औरत महिला कभी बाहर काम करने नहीं गई है, इसलिए तुम भी घर पर ही रहो। माँ जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जाती थी वहां एक शख्स से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ने लगी। माँ घर में वैसे ही परेशान रहती थी। पापा से उनकी पटती नहीं थी। एक रोज माँ ने कहा कि चलो एक चाचा के घर चलना है। मैं माँ के साथ चल पड़ी। बाकी भाई बहन वहीं रह गए। वह आदमी मेरे से अच्छे से बात करता था और मेरी देखभाल भी करता था। माँ कहती थी कि यह तुम्हारे पापा हैं, लेकिन मैं कहती थी कि मम्मी मेरे पापा तो दूसरे हैं, मैं इन्हें पापा कैसे मान लूं। माँ ने मुझे बहुत समझाया, डराया और धमकाया, लेकिन मैं उस आदमी को पापा नहीं बोल सकती। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि आप पति बदल लोगी, लेकिन मैं पापा नहीं बदलूंगी। इस पर वह आदमी माँ से झगड़ने लगा कि अगर यह लड़की मुझे पापा नहीं बोलेगी तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। 2 महीने बाद माँ दोबारा मेरे भाई बहन वाले घर में लौट आई। आते ही पापा से उनकी खूब कहा सुनी हुई। दादा और दादी का कहना था कि इस औरत को घर में मत आने दो, यह दोबारा भाग जाएगी। जैसे तैसे करके खैर पापा ने माँ को घर में रख तो लिया, लेकिन वो मुझसे बार बार पूछते थे कि तुम दोनों कहाँ थे, तुम्हारी माँ किसके घर रहती थी। माँ ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया था। अब मैं चीजों को समझने लगी थी। मुझे पता चल चुका था कि ये पापा सौतेले हैं और मेरे भाई बहन भी सौतेले हैं। असली पापा कौन है और कहाँ हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी ने बताया ही नहीं। माँ ने बस इतना ही बताया कि उन्हें बेटी चाहिए थी, इसलिए हम अलग हो गए। एक रोज मैंने पापा से सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ ही दोषी है, गलती उन्हीं की है। वह अगर ठीक से रहती तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इसके बाद पापा ने माँ को घर से निकाल दिया। माँ दोबारा उसी आदमी के पास चली गई। मैं ना तो माँ के साथ गई और ना ही माँ ने मुझे साथ ले जाना जरूरी समझा। कुछ दिनों बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे और मेरे सौतेले भाई बहनों को छोड़ दिया और दूसरे शहर जाकर रहने लगे। लेकिन मैं भाई बहनों के साथ दादा और दादी के साथ रहने लगी। वहाँ कॉलोनी में बच्चों के लिए एक NGO काम करता था। वहाँ काम करने वाली दीदी ने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। इस तरह एक एक दिन करके वक्त गुजरने लगा। अब मैं 12 साल की हो चुकी थी। 2015 की बात है। दादी कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ गई थी, क्योंकि वहाँ पर शादी थी। हम तीनों भाई और बहन और दादा घर पर अकेले थे। हमारे घर में एक ही कमरा था, उसी में सभी लोग सोते थे। एक रात नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं अचानक से चौंक कर उठी तो देखा
कि दादा मेरे बेड पर हैं। मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने पास पड़ा डंडा मुझ पर दे मारा। मैं डर गई, सहम गई और कांपने लगी। जब सुबह हुई तो मैं गुमसुम थी। भाई बहन पूछने लगे कि क्या हुआ है, लेकिन डर के मारे मैं कुछ नहीं कह सकी। अगले दिन दादा ने रात में फिर वैसा ही किया। मैंने विरोध किया तो खूब मारा। इसके बाद तो उनका यह रोज का काम हो गया। उन्होंने मेरा रेप करना भी शुरू कर दिया। वे जब भी मौका पाते या घर में कोई नहीं होता तो मेरा रेप कर देते। मैं घर में ना किसी से कुछ बोलती थी और ना ही किसी से यह सब शेयर करती थी। एक तरह से देखा जाए तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। भाई बहन दादा से कहते थे कि दादाजी, दीदी को कुछ हो गया है, इसका इलाज करवाओ। इस पर दादा कहने लगे कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसके शरीर में भूत घुस गया है, इसलिए यह ऐसी हरकतें कर रही है। इसके बाद उन्होंने मेरा स्कूल छुड़वा दिया। घर से कहीं जाने पर रोक लगा दी। कुछ दिनों बाद वो दीदी घर आई जिन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया था। वो घर आकर मुझसे पूछने लगी कि स्कूल में क्यों नहीं आ रही हो, काफी दिन हो गए, क्या हुआ है। इस पर दादाजी गुस्सा हो गए। उन्होंने दीदी को भला बुरा कहा और घर से भगा दिया। दीदी शायद समझ गई थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। धीरे धीरे मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन मैंने दादी से सब कुछ बता दिया। मुझे लगा कि दादी मेरी मदद करेगी, लेकिन वह तो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़ी और कहने लगी कि तुमने मेरे मर्द को फंसा लिया है, तुम ही दोषी हो, गलती तुम्हारी ही है। एक रात दादा मेरे पास आए। नींद तो मुझे आती नहीं थी। जैसे ही वे मेरे बेड पर आए, मैंने फौरन बेड से कूदकर कमरे की लाइट जला दी। दादा बिना कपड़ों के थे। दादी भी उठकर बैठ गई। इस हाल में दादा को देखकर उन्होंने मेरे सामने ही दादा को खूब भला बुरा कहा। इसका दादा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस दिन के बाद से तो वे दादी के सामने भी मेरे साथ जबरदस्ती कर देते थे। डर और लोक लाज के मारे दादी भी किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। खैर, एक रात दादा मेन गेट का दरवाजा लगाना भूल गए। मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया मौका है यहाँ से निकलकर भागने का। रात में ही भागकर मैं उस एनजीओ के पास चली गई जिसने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया था। मैंने वहाँ की दीदी से सारी बात बताई। इसके बाद वह दीदी मुझे चाइल्ड हेल्पलाइन लेकर गई। वहाँ मेरे बयान दर्ज किए गए। दादा को वहाँ पर बुलाया गया और उनसे गहन पूछताछ हुई। वहाँ वे कहने लगे कि यह लड़की झूठ बोल रही है, झूठी है ये। यही मुझसे कहती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करो, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसके बाद मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ और दादा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। अभी मेरा केस यूपी सरकार देख रही है। क्योंकि तब मैं नाबालिग थी, इसलिए मुझे लखनऊ के एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। वहाँ पढ़ने के लिए एक सरकारी स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया गया। मैं यहाँ पढ़ाई तो करने लगी, लेकिन उन पुरानी बातों को भूल नहीं पा रही थी। अंदर से घुटन महसूस होती थी। अक्सर रोती रहती थी। कभी कभी तो लगता था कि मैं ही कसूरवार हूँ। मेरी वजह से ही मेरा परिवार बिखर गया। दादा को जेल हो गई और रिश्तेदार भी मुझे ही दोषी मानते थे। इस तरह से एक एक करके दिन बीतते गए। मैं 8वीं क्लास में पहुंच गई। इस बीच 2 बार दादी मिलने आई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, केस वापस ले लो और अपने दादा को जेल से निकलवा दो, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। जब मैं उन्हें मना कर देती तो वो मुझ पर दबाव बनाने की भी कोशिश करने लगी। स्कूल के प्रिंसिपल को जब इस बारे में पता चला तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि मैं किसी भी तरह के दबाव में ना आऊं और केस वापस ना लूं। 2018 में उस अनाथ आश्रम से मुझे नव जागृति सेंटर भेज दिया गया, जहां मेरा एडमिशन करवा दिया गया, जहां मैंने 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की। हालांकि इस स्कूल में पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे लड़कों से घिन आती थी, डरती थी, मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। वहां मेरे मैथ के सर हुआ करते थे। उन्होंने क्लास के लड़कों को मेरे बारे में बताया और उनसे कहा कि इससे बात किया करो। सच कहूं
तो उन सर ने और क्लास के लड़कों ने मेरी काफ़ी मदद की। उन्हीं की वजह से मैं उस सदमे से उबर सकी। इसके बाद मैं लखनऊ के रेड ब्रिगेड सेंटर में रहने लगी। यहाँ पर मुझे छोटे बच्चों के एक स्कूल का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। अभी मैं 12वीं में हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। खाना पीना रहना सब कुछ सेंटर मुहैया कराता है। मुझ पर दादी और रिश्तेदारों का काफ़ी दबाव रहता है कि मैं दादा को माफ़ कर दूं, अपना केस वापस ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज तक मैं उस हालात से उबर नहीं पाई हूं। आज भी सपने में डरती हूं, बुदबुदाती हूं, चिल्लाने लगती हूं। दूसरी बात यह भी कि अगर मैंने दादा को माफ़ भी कर दिया तो बाकी लड़कियों को फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जो इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती है। जिस पिता ने पैदा किया वह कहाँ है नहीं पता। ना मैं कभी उनसे मिली, ना वे मुझसे मिलने आए। जिसे मैंने पापा माना उन्हें मुझसे अब मतलब नहीं। एक बार भी उन्होंने यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अक्सर यह कहा जाता है कि माँ के पास बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं, लेकिन मुझे माँ के पास जाने में डर लगता है। कल को उस आदमी ने भी मेरे साथ वही हरकतें करनी शुरू कर दी तो मैं क्या करूँगी। ये सच है कि मैं बहुत कुछ गंवा चुकी हूँ, खो चुकी हूँ, लेकिन एक सुकून यह भी है कि कम से कम सुरक्षित तो हूँ। अब मैं हर उस लड़की से बताना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी बोलता है, बेइज्जती होती है, समाज गलत बोलता है, ताने मारता है, तो उसका विरोध कीजिए। समाज में जीने के लिए खुद को मजबूत बनाइए। तो यह थी मुझ बदनसीब की एक सच्ची कहानी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मैंने जो किया वो सही किया या मुझे और भी ज़्यादा सख्त कदम उठाना चाहिए था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।